अब आपको एक बात याद रखनी है, जो मृदा कणाकार हम कल पढ़ रहे थे, ये मृदा कणाकार जो होता है ना, ये मिट्टी की स्थायी प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? स्थायी माने बदली नहीं जा सकती, जिसको आसानी से बदल नहीं सकते। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम आसानी से बदल नहीं सकते। कैसा गुणधर्म है? जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। आसानी से बदला नहीं जा सकता मतलब मुश्किल से बदला जा ही सकता है। आसानी नहीं है लेकिन मुश्किलता से तो बहुत बदला जा सकता है। कुछ ऐसे प्रक्रम करेंगे ना जिससे बदला, लेकिन वो बहुत मुश्किल प्रक्रम। जैसे एक प्रक्रिया है सैंडिंग। क्या नाम है? सैंडिंग। सैंडिंग का मतलब होता है बालू मिलाना। क्या मिलाना? बालू। किसी भी मिट्टी में जब हम बालू मिलाएंगे तो बालू का कणाकार बढ़ जाएगा और उससे उसका कणाकार भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक प्रक्रिया होती है मार्लिंग। क्या होती है? मार्लिंग। और ये मार्लिंग का मतलब होता है मृत्तिका मिलाना। किसी भी मिट्टी में क्या मिलाना? मृत्तिका। ये शायद नहीं लिखा होगा, लिख लेना। ये दोनों प्रक्रिया लिख लेना, सैंडिंग और मार्लिंग। सैंडिंग माने क्या मिलाना? बालू। और मार्लिंग माने क्या मिलाना? मृत्तिका। किसी मिट्टी में मृत्तिका का मिलाना मार्लिंग कहलाता है, और बालू का मिलाना, बालू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सैंडिंग मतलब सैंड मिलाना। लिख लिया? तो एक होता है सैंडिंग, एक होता है मार्लिंग। अब हम बात करते हैं मृदा कणाकार के प्रकार की, कि मृदा कणाकार कितने प्रकार का होता है। तो मृदा कणाकार के प्रकार की हम बात करें तो मृदा कणाकार बहुत सारे प्रकार। अब आपको बात समझना है, जब मृदा कणाकार की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं सिर्फ एक कण की बात कर रहे हैं, हम सभी कणों की बात कर रहे हैं। किसी एक मिट्टी में उपस्थित सभी कण मृदा कणाकार बनाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए उदयपुर की मिट्टी है, उदयपुर की मिट्टी का कणाकार क्या होगा? उदयपुर की मिट्टी में बालू कितनी है, सिल्ट कितनी है, मृत्तिका कितनी है? तीनों है, लेकिन एक क्या होगी? ज्यादा, या एक क्या होगी? कम, या दो क्या होगी? कम, या दो क्या होगी? ज्यादा, या तीनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों कम तो नहीं हो सकते, या तीनों ज्यादा नहीं हो सकती, तीनों बराबर हो सकती है। तो अब इनमें अलग अलग है कि कौन ज्यादा है। यदि बालू ज्यादा तो उसको बोलते हैं बलुई, यदि सिल्ट ज्यादा तो उसको बोलते हैं सिल्टी, और यदि मृत्तिका ज्यादा तो उसको बोलते हैं मृत्तिका, और यदि तीनों बराबर तो उसको बोलते हैं दोमट। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले बलुई। सबसे पहले क्या है? बलुई। नाम से पता चल रहा है कौन ज्यादा है? बालू। इंग्लिश में बोलते हैं सैंडी। क्या बोलते हैं? सैंडी। तो बलुई में कौन ज्यादा होता है? बालू। इस मृदा कणाकार में ये दिख रहा है कलर, 70% से अधिक कौन होता है? बालू के कण होते हैं। लेकिन 15% से कम बिल्कुल मृत्तिका के कण होने चाहिए। मृत्तिका के कण 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, फिर वो बालुई नहीं होगी। याद रखना, इन मृदाओं को रेतीली मृदा भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? रेतीली। तो रेतीली मृदा किनको कहते हैं? बलुई। तो इसका उदाहरण है रेतीली मृदा, रेतीली डेजर्ट सॉइल। एक बात आपको समझनी है कि इनको हल्के गठन वाली मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्के गठन वाली मृदा। लिख लीजिए, जो नहीं लिख रहा है। तो बलुई मृदा को हल्के गठन वाली मृदा भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? हल्के गठन वाली मृदा। चलो, ये दो लाइन लिखनी है बस, रेतीली और हल्के गठन वाली मृदा। अभी हल्का भारी क्या होता है हम आगे बात करें। सेकंड नंबर पे सिल्टी मृदा। कौन सी मृदा है? सिल्टी। सिल्टी मृदा क्या होती है? जिसमें सिल्ट ज्यादा। और कितना ज्यादा? बिल्कुल 80 से 85% से ज्यादा इसमें क्या होंगे? सिल्ट के कण होंगे। लेकिन 12% से कम इसमें क्या होगा? मृत्तिका या क्ले के पार्टिकल। तो क्ले इसमें बहुत कम है, 12% से कम है, सिल्ट बहुत ज्यादा। नाम क्या रख गया? सिल्टी। अब तीसरे नंबर पे है क्ले मृदा। कैसी मृदा? क्ले। तो इसमें कौन ज्यादा होगा? इसमें 35 से 40% से ज्यादा क्या होगा? मृत्तिका क्ले होगी। बाकी कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। याद रखना, इसको बोलते हैं भारी गठन वाली मृदा। कौन सी मृदा? भारी गठन। तो भारी गठन वाली मृदा कौन सी होती है? क्ले मृदा होती है। अरे बेटा, नोट्स अपलोड हो गए हैं, बैच वाले ऑप्शन में जाकर देखोगे तो आपको वहां मिलेंगे। आपको नोट्स वहां नहीं मिलेंगे जहां पे अपनी क्लास अपलोड हो रही है। बैच वाले ऑप्शन में नोटिफिकेशन आया होगा, नोटिफिकेशन में जाइए। अभी आप नोटिफिकेशन में आप जाओगे तो वहां पे आपको एक मैसेज आ रखा है कि मृदा विज्ञान के नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहां से डाउनलोड करें, तो वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ, जहां क्लास हो रही है वहां पे अपलोड नहीं है ये नोट्स, बैच में या फिर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। चलो, एक बड़ी महत्वपूर्ण मृदा है जिसको बोलते हैं दोमट मृदा। कौन सी मृदा? दोमट। दोमट को मटियार मृदा भी बोलते हैं। कौन सी मृदा? मटियार मृदा। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है लोमी सोइल। कौन सी सोइल? लोमी। लोमी सोइल। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपको याद रखना है कि तीनों ही कण और उनके गुणधर्म बराबर अनुपात में रहते हैं। मतलब उसमें मृदा के अंदर बालू भी है, सिल्ट भी है, मृत्तिका भी है, लेकिन तीनों क्या है?
बराबर, और उनके गुणधर्म भी क्या है, बराबर, ताकि वो सबसे उपयुक्त बन जाए, ना तो बालू ज्यादा, ना सिल्ट ज्यादा, ना मृतिका ज्यादा, तीनों। सही लिख रखा है, सुनना मेरी बात। अब होता क्या है कि मृतिका जो होता है ना, मृतिका वो कम हो तो अभी अपने गुण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध करता है। अब आप कैसे पता चलेगा, देखो सिर्फ 35 से 40% क्ले है तो अब इसका नाम क्या पड़ गया और ये कितना है, तब जाके इसका नाम क्या पड़ा। तो मतलब ये ज्यादा होकर भी प्रभावी और ये थोड़ा सा होकर भी प्रभावी। तो बालू और सिल्ट की भी मात्रा ज्यादा भी हो और क्ले थोड़ा सा भी हो तो भी वो क्या बना देता है, दोमट बना देता है। क्या बना देता है, तो 20% क्ले, 40-40 आपका दोनों है, तो उससे क्या बनेगा, दोमट मृदा बनेगी। कौन सी मृदा बनेगी, ओके। तो दोमट मृदा में आपको दो बात याद रखनी है कि इसमें तीनों मृदा कणों के गुणधर्म बराबर होते हैं, लेकिन मात्राएं लगभग बराबर होती है, संपूर्ण रूप से बराबर नहीं होती, मात्राएं लगभग बराबर होती है। गुण तो एग्जैक्ट बराबर होंगे लेकिन मात्राएं थोड़ी ऊपर नीचे होती है। जैसे इसमें 40% होता है आपका सैंड, 40% होता है इसमें आपका क्या, सिल्ट, और 20% आपका क्या होता है, क्ले, मृतिका। इसमें से कौन सी लाइन नहीं लिखी, क्यों लिख लो। लिख लिया, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन यहां तक कोई सा भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कणाकार कौन सा है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कणाकार कौन सा है, सबसे उपयुक्त कणाकार कौन सा है, तो याद रखना दोमट कणाकार। कौन सा कणाकार, दोमट कणाकार कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा है, दोमट, मतलब दोमट में सबसे ज्यादा खेती अच्छी होगी, तो सबसे बेस्ट कौन है, दोमट कणाकार। खेती के लिए सबसे बेस्ट कौन है, दोमट, मटियार मिट्टी, लोमी। आप जितने भी खेती देखेंगे ना, आप एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी बोलेंगे चावल की खेती के लिए क्या बेस्ट है, फिर आप पढ़ेंगे गेहूं की खेती के लिए क्या बेस्ट है, फिर आप बोले मक्का की खेती के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए, बाजरा, तो सबके अंदर लॉम जरूर आएगा। कहीं बोलेंगे सैंडी लॉम, कहीं बोलेंगे क्ले लॉम, कहीं बोलेंगे लॉम। तो लॉम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो होगी तो सबसे बेस्ट मिट्टी होगी। तो लॉम सबसे बेस्ट किसके लिए, खेती के लिए। अब यदि हम बात करें मृदा कणाकार की, तो मृदा कणाकार का पता कैसे लगाते हैं, मृदा कणाकार का मापन जो करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, पता करते हैं, उसके दो विधियां। कितनी विधियां हैं, दो विधियां। एक तो आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कणाकार का फील अलग अलग आता है। जैसे कि मिट्टी को हाथ में लिया तो आप बालू को हाथ में लेंगे तो एकदम खुरदरी लगेगी, कैसे लगेगी, और दोनों हाथ उंगलियों और इसके अंगूठे के बीच में रखोगे तो आवाज करेगी, घर घर की आवाज आएगी, समझे, तो वो आपकी बालू है। जब आप सिल्ट को हाथ में लोगे तो एकदम पाउडर जैसी लगेगी, कैसे लगेगी, पाउडर, बहुत महीन होती है। क्ले आप जब हाथ में लेंगे तो क्ले का पता लगाना है तो उसमें पानी मिला दो, क्या मिला दो, यदि पानी मिलाने के बाद यदि क्ले आपके हाथ पे चिपक रहा है, बालू चिपकेगी नहीं हाथ पे, बालू आप कीचड़ बना दो तो हाथ पे नहीं चिपकेगी, वो बहुत हट जाएगी, बहुत इजीली हट जाती है। लेकिन क्ले आपका हाथ, आपने कभी मिट्टी देखी हो, काली मिट्टी में हाथ दोगे, हाथ पूरा का पूरा चिपक जाएगा, बहुत कीचड़ हो जाएगा हाथ पे, तो वो, या फिर आप उसकी बॉल बनाओ तो बॉल बड़ी मजबूत बनेगी, या उसका रिबन बनाओ तो बड़ा मजबूत रिबन बनेगा। लेकिन बालू का ऐसा नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं महसूस विधि, स्पर्श विधि, फील मेथड। क्या बोलते हैं, फील मेथड। ये फील मेथड कहां पे होता है, ये खेत में पता लगाया जा सकता है, खेत में खड़े खड़े हम पता लगा लेंगे भाई कौन सा है। लेकिन एक है इसकी जो है लेबोरेटरी विधि, प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। और जो प्रयोगशाला विधि होती है वो एक नियम पे आधारित है, उस नियम को बोलते हैं स्टोक का नियम। इसका नियम, स्टोक का नियम, स्टोक्स लॉ। तब कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक मृदा कणाकार के मापन का कौन से नियम पे आधार है, स्टोक नियम। ये दोनों ही लिख लो, नहीं लिख रहा, लिख लिया। हो गया, चलो आगे लिखो मृदा संरचना। मृदा संरचना, संरचना क्या होती है, देखो अभी आपने कणाकार की परिभाषा बोलो वापस। तुम घर जाके बहुत पढ़ा यार, कल है कुलदीप, वो बनाए वो, कल मैंने बोला वो कोशिश की, आज जाके और करना। कल मैं तुझे पूछूं, आज नहीं पूछूं, एक दिन और एक्स्ट्रा दिया तुझे। कल तेरा अकेले का टेस्ट होगा, किसका, हाँ हाँ, तो वो उसका फिर तेरा अलग टेस्ट होगा। मुझे तो चाहिए जिस दिन लिस्ट आए सुपरवाइजर के रिजल्ट की, कुलदीप का रोल नंबर उसमें चाहिए बस, 1 गुना वाली में, 2 गुना वाली में नहीं। उसके लिए कुलदीप को मेहनत करनी पड़ेगी और तुम सबको भी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे कंपटीशन कम हो रहा है, पता है, ये ऑनलाइन भी कम आ रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी जा रहे हैं। कंपटीशन कब बढ़ेगा, अक्टूबर में, 10 महीने बाद। तो तब तक तो मस्त पढ़ ले तू, तब तक उनके बराबर हो जा, ओके। तो इसने बताया कि बालू, सिल्ट और मृतिका के सापेक्ष अनुपात को, अभी सापेक्ष अनुपात हटा दो, इसकी जगह ले आओ व्यवस्थापन।
मिट्टी में उपस्थित बालू, सिल्ट और मृत्तिका का व्यवस्थापन संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवस्थापन। तो याद रखो, व्यवस्थापन माने क्या? बालू और सिल्ट आपस में कैसे जुड़े हुए, क्योंकि आपने देखा होगा कभी मिट्टी के अंदर अलग अलग कण नहीं पड़े होते, ढेले पड़े होते। इन ढेलों को क्या बोलते हैं? संरचना। ढेले देखे ना, बचपन में खेल लेते थे ढेलों से, वो ढेले। तो वो ढेले जो होते हैं ना, डगड़ा है, और कुछ आप अपने हैं क्या बोलते हो? हाँ, डर, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, समझ गए ना? ढेले जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मृदा संरचना बोलते हैं। मृदा के बालू, सिल्ट व मृत्तिका के व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? मृदा संरचना। अब जब मृदा संरचना व्यवस्थित होती है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाती है। एक स्ट्रक्चर है पेड़। क्या नाम है? पेड्स। पेड्स। एक है क्लोड्स। क्या है? क्लोड्स। और एक है फ्रेगमेंट। क्या है? फ्रेगमेंट। आपको याद रखना पेड़ क्या होता है। तो क्या होता है पेड़? अब आपको याद रखना कि जो प्राकृतिक डेले होते हैं, जो अपने आप बने, हमने बनाए नहीं। पेड़ कौन से वर्ड से शुरू हो रहा है? प। तो प से याद रखना प्राकृतिक। क्या याद रखोगे? प से प, पेड़ से प्राकृतिक। तो ये कौन से डेले हैं? प्राकृतिक। मिट्टी के प्राकृतिक डेले क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक डेले क्या कहलाते हैं? पेड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेड्स। हम सेकंड नंबर पे बात करें तो मिट्टी के जो कृत्रिम डेले, कैसे डेले? कृत्रिम डेले जो है, तो कृत्रिम डेले क्या कहलाते हैं? क्लोड्स कहलाते हैं। और टूटे हुए प्राकृतिक डेले फ्रेगमेंट कहलाते हैं। लिखे हुए सारों, तीनों लिखे हुए। वापस बोलो, प्राकृतिक डेले, कृत्रिम डेले, क्लोड्स। और टूटे हुए प्राकृतिक, वापस प्राकृतिक, कृत्रिम, टूटे हुए प्राकृतिक। पेड्स क्या होते हैं? क्लोड्स क्या होते हैं? और फ्रेगमेंट क्या होते हैं? वेरी गुड। अब मृदा संरचना के प्रकार। संरचना के प्रकार। तो मृदा संरचना 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है भैया? मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। कौन कौन से नाम याद रखोगे? अब देखो ये पेड़ कैसे है, तो मैं आपको फोटो बताता हूं। फोटो देखोगे? छोटे छोटे पत्थर, ईंट आती है, ईंट जैसे, तो इनको हम बोलते हैं ब्लॉकी, खंडनुमा। क्या बोलते हैं? इसमें आप देखो पिलर जैसे, किसी जैसे, ऐसा नहीं लग रहा कि 2-3 ब्लॉक एक ऊपर देखे गए, एक ब्लॉक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर बनी आपका, तो पिलर जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं प्रिज्मीय। क्या बोलते हैं? और ये देखो ये प्लेट जैसे, किसी जैसे, इसको बोलते हैं प्लेटी। क्या बोलते हैं? कितने टाइप के? गोलाकार, खंडनुमा, प्रिज्मीय, प्लेटी। वापस बोलो। हाँ बोलो, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी बोलो, याद कैसे भी कर सकते हो, पहले कोई सा भी दूसरा कोई सा भी। तो अपन पहले से याद करते हैं प्लेटी। ले प्लेटी, दूसरा है प्रिज्मीय, तीसरा है खंडनुमा, और 4 नंबर पे है गोलाकार। किसी भी पदार्थ का ये एक्सिस होता है ना, ये वाला, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? और ये वाला जो एक्सिस होता है ना, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जैसे इस बोर्ड में आप देखो, यहां से लगाकर यहां तक ये जो है ऊर्ध्वाधर, और ये जो है ये क्षैतिज, और ये जो आपका इस कैमरा का जो आपका पाइप लगा रखा है वो ऊर्ध्वाधर लग रखा है। कैसा लग रखा है? वो ऊपर पंखे की जो डंडी लग रही है ऊर्ध्वाधर लग रही है, लेकिन पंखे के जो पंख लग रहे हैं क्षैतिज। आगे बात सुने, तो ये जो आपका ये है, ये तो है ऊर्ध्वाधर, और ये जो है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। अब देखो पहले नंबर पे प्लेटी संरचना। कौन सी संरचना है? ये ऐसी संरचना, देखो ऐसी प्लेट जैसी। अब मुझे बताओ इसका क्षैतिज अक्ष ज्यादा लंबा है कि ऊर्ध्वाधर अक्ष ज्यादा लंबा है? कौन सा ज्यादा लंबा है? तो यदि किसी मृदा संरचना का क्षैतिज अक्ष ज्यादा लंबा हो और ऊर्ध्वाधर अक्ष कम लंबा हो तो उसको हम बोलते हैं प्लेटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसका क्षैतिज अक्ष ज्यादा लंबा और ऊर्ध्वाधर अक्ष कम लंबा हो उसको क्या बोलते हैं? अब याद रखो, प्लेट खाना खाया है तो प्लेट में कितनी तपती होती है ना, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष तो कम और क्षैतिज अक्ष ज्यादा, ऊर्ध्वाधर अक्ष तो कम और क्षैतिज अक्ष क्या कहते हैं? प्लेटी। क्या कहते हैं? अब प्लेटी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक तो प्लेटी और एक जिसको हम बोलते हैं परतीय। क्या बोलते हैं? लिख रखा है क्या उसमें? नहीं तो लिख लेना। यदि प्लेट मोटी है तो उसको बोलेंगे प्लेटी, और यदि प्लेट पतली है तो उसको क्या बोलेंगे? लेमिनर। लिख लेना दोनों। प्लेट मोटी है तो प्लेटी, और प्लेट पतली है तो उसको क्या बोलेंगे? परतीय। इंग्लिश में बोलते हैं लेमिनार। ओके, अब दूसरे नंबर पे याद रखो, अब देखो ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी ये वाला एक्सिस जो है ना, यहां से यहां तक ये क्या विकसित है? कम लंबा है। और ये वाला एक्सिस, तो इसमें कौन सा एक्सिस ज्यादा लंबा है और कौन सा एक्सिस कम लंबा है? तो जिसका क्षैतिज कम और ऊर्ध्वाधर ज्यादा लंबा हो प्रिज्मीय कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिज्मीय। अच्छा, जिसके दोनों अक्ष बराबर हो, दोनों अक्ष बराबर हो, खंडनुमा कहलाती है। क्या कहलाती है? खंडनुमा। और जिसका कोई अक्ष हो ही नहीं, जिसका कोई एक्स ही नहीं है, गोल है एकदम, गोल का कोई कोना थोड़ी होता है, कोई कोना है ही नहीं, कोई एक्सिस है ही नहीं, उसको बोलते हैं गोलाकार। कौन से बोलते हैं? सबसे उपयुक्त है गोलाकार। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? लेकिन गोलाकार वापस 2 प्रकार की होती है। गोलाकार कितने प्रकार की होती है? एक होती है दानेदार, एक तो क्या होती है, और एक होती है क्रम्बी। एक क्या होती है? और याद रखना क्रम्बी जो होती है वो कृषि के लिए सबसे
कृषि के लिए सबसे, तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है, कौन सी स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है कृषि के लिए, क्योंकि इसमें रंध्रावकाश सर्वाधिक होते हैं। रंध्रावकाश क्या होते हैं, तो कौन सी मृदा संरचना में रंध्रावकाश सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन सी में, क्रमबी। और क्रमबी किसका उदाहरण है, अब यदि गोला क्रमबी और दानेदार नहीं दे रखे, प्रिज्मी, प्लेटी, ब्लॉकी और गोलाकार दे रखे, तो इन चारों में सबसे ज्यादा रंध्र किसमें, गोलाकार में। बात समझ में, अभी क्वेश्चन करूं आपसे, बाद में करवाते हैं। तो ये थी मृदा की संरचना। याद रखना, मृदा की संरचना को यदि हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालेंगे, फास्फोरस युक्त उर्वरक देने से मृदा की संरचना सुधरती है। तो एक लाइन लिखो, फास्फोरस युक्त उर्वरक देने से, फास्फोरस युक्त उर्वरक देने से, फास्फोरस युक्त उर्वरक देने से मृदा संरचना सुधरती है। फास्फोरस युक्त उर्वरक देने से मृदा संरचना सुधरती है। तो मृदा संरचना में सुधार कैसे होता है, फास्फोरस युक्त उर्वरक देंगे तो, फास्फोरस युक्त उर्वरक देने से मृदा संरचना सुधरती है। ओके, मृदा संरचना सुधारना है तो और क्या कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिला दो। तो लिखो, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से मृदा संरचना सुधरती है। कार्बनिक पदार्थ मिलाने से मृदा संरचना सुधरती है, मृदा संरचना सुधरती है। नेक्स्ट हेडिंग है मृदा घनत्व। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सोइल डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सोइल डेंसिटी। क्या होता है मृदा घनत्व, घनत्व क्या होता है पहले बताओ, किसी वस्तु का घनत्व क्या समझते हो आप, आयतन घनत्व थोड़ी होता है, आयतन अलग चीज है। तो घेरा का स्थान तो आयतन कहलाता है। घनत्व क्या होता है, वजन, दोनों को मिला दो। किसी भी वस्तु के वजन मतलब भार और आयतन का अनुपात, भार कितना है, आयतन कितना, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं घनत्व। मतलब भार में किसका भाग दे दो, आयतन का भाग दे दो। तो जो आपके पास आंसर आएगा, जैसे कि मान लो आपका भार बताओ, हाँ जितना भी है 58 किलो, तो अब मान लो 58 किलोग्राम भार निकल गया। अब इन्होंने जगह कितनी घेर रखी है, मान लेते हैं अपन ने 10 आपके 2 मीटर स्क्वायर घेर रखी, कितनी मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका घनत्व कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 29, कितना आ गया, 29। तो 29 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये इनका घनत्व है। ये तो इनका है भार, ये है इनका आयतन और ये है इनका घनत्व। तो भार में जब आयतन का भाग दिया ना तो क्या आया, अब आपका भार बताओ 60, मान लीजिए इन्होंने 3 मीटर स्क्वायर जगह घेर रखी, मान लीजिए। तो अब देखो 8 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मतलब इन्होंने जगह ज्यादा घेर रखी है लेकिन भार ज्यादा। मान लीजिए मेरा भार है 70 किलोग्राम, कितना है, और मैंने 7 मीटर स्क्वायर जगह घेर रखी है, तो आपका घनत्व कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मतलब मैंने जितनी जगह घेर रखी है ना उसमें सिर्फ 10 किलोग्राम भार है 1 मीटर स्क्वायर में, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में इस भाई का भार है 29 किलोग्राम। मतलब मेरे से ज्यादा घनत्व किसका है, इसका है। और हम दोनों के बीच का घनत्व किसका है, इस भैया का है। तो आप देखो, इनका है 29, इनका 20 और मेरा 10। तो कोई आदमी मोटा है तो भारी हो जरूरी, और कोई बहुत पतला है तो हल्का हो जरूरी। ये कैसे पता चलेगा, घनत्व ज्ञात करने से पता चलेगा। तो घनत्व होता है भार बटा आयतन, भार बटा किसी वस्तु के भार में उसके आयतन का भाग। आयतन क्या होता है, कितनी जगह घेर रखी है, और भार उसके अंदर का भार कितना, वजन कितना। तो वजन में जब आयतन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, घनत्व। अब किसके घनत्व की बात कर रहे हैं, मृदा। तो मृदा अपना भार नहीं जोड़ना है, वहां किसका भार जोड़ना है। तो मृदा के भार में मृदा का आयतन का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मृदा घनत्व। मृदा, इसकी इकाई क्या होती है मृदा घनत्व की, तो 2 इकाइयां याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कितनी इकाइयां याद रखनी है, कितनी इकाइयां याद रखोगे भैया, दो। कौन कौन सी, एक होती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अच्छा, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या बहुत बार लिखते हैं ग्राम पर सीसी। सीसी माने क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या है, क्यूबिक मतलब घन, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो ये और ये तीनों नाम एक ही है। या इसकी दूसरी इकाई और है जिसको बोलते हैं मेगाग्राम प्रति घन मीटर। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं मेगाग्राम प्रति घन मीटर। अगली बात समझ में आई, ओके। और क्या बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेगाग्राम होता क्या है। कोई मुझे बताएगा मेगाग्राम क्या होता है, एक मेगाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 6 ग्राम होते हैं। मतलब 1 ग्राम 1 मेगाग्राम होता है 1 टन। लिख लो, नहीं लिख रखा, लिख रखा है कोई बात नहीं। अब देखो, घनत्व 2 प्रकार के होते हैं। मृदा घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल घनत्व, एक होता है कण घनत्व। ये लिखे हुए। अब मृदा के घनत्व कितने प्रकार के, पहला नंबर, दूसरे नंबर, पहला नंबर, दूसरे नंबर। स्थूल का मतलब समझते हो तुम कोई, स्थूल का हिंदी में मतलब क्या होता है मुझे बता दो, हिंदी में स्थूल का सही अर्थ क्या है। इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। मुझे कोई स्थूल का मतलब बता देगा ना, मैं उसको दूंगा आज इनाम। स्थूल का मतलब क्या, स्थूल जाना तो नहीं, स्थूल वो स्थल होता है, स्थूल। मेरी जो आपको बॉडी दिख रही है वो स्थूल बॉडी है। एक मेरे अंदर सूक्ष्म बॉडी और है, मेरा शरीर स्थूल शरीर
एक मेरे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसको हम बोलते हैं आत्मा। क्या बोलते हैं? तो जो दिखाई देता है, संपूर्ण जो दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं स्थूल। तो स्थूल का मतलब सब कुछ जो आपका है। तो स्थूल घनत्व मतलब पूरी मिट्टी का घनत्व। तो अब मुझे बताओ मिट्टी में क्या क्या चीजें हैं? सब कुछ मतलब क्या है? वो क्या मिट्टी में क्या क्या है? हाँ, कुलदीप है टैलेंटेड। कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, जल, वायु। तो यदि हम सब जोड़ेंगे तो निकलेगा, और हम सिर्फ कण कण जोड़ेंगे तो निकलेगा कण घनत्व। तो स्थूल घनत्व क्या होता है? याद रखना, शुष्क मृदा का भार। किसका भार? शुष्क मृदा का भार बट्टा कुल मृदा का आयतन। कुल मृदा का, ये तो क्या होता है? स्थूल घनत्व होता है। सूखी हुई मिट्टी का भार, मिट्टी को सुखाना है, पानी उड़ा देना है, फिर उसका भार लेना है, और फिर उस टोटल मिट्टी ने कितनी जगह घेर रखी है, इसको बोलते हैं स्थूल घनत्व। दूसरा घनत्व कौन सा है? कण। अब कण में देखना, अंतर देखना दोनों में। कण घनत्व, इसको बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? पार्टिकल डेंसिटी। अब इसमें क्या होता है देखना, शुष्क मृदा का भार। कौन सी मृदा का भार? शुष्क मृदा का भार, लेकिन मृदा कणों का आयतन, टोटल मृदा का आयतन नहीं लेना है, सिर्फ किसका आयतन लेना है? मृदा कणों का। तो इसमें तो हमने रंध्रावकाश, कण प्लस रंध्र दोनों का आयतन लिया है, लेकिन इसमें सिर्फ किसका आयतन लिया है? कणों का, रंध्रों का। तो कण घनत्व में रंध्र का कोई इंपॉर्टेंस? तो याद रखना, कण घनत्व में रंध्र को शामिल। तो अब रंध्र बढ़ेंगे घटेंगे तो कण घनत्व बढ़ेगा घटेगा, लेकिन यदि रंध्र बढ़ेंगे तो स्थूल घनत्व चेंज होगा, मतलब कम होगा बढ़ेगा। जब रंध्र बढ़ेंगे तो स्थूल घनत्व क्या हो जाएगा? कैसे समझो, शुष्क मृदा का भार, बाहर बढ़ेगा तो स्थूल घनत्व बढ़ेगा। अरे भैया बाहर के सामने स्थूल घनत्व लिखा ना, तो बाहर बढ़ेगा तो स्थूल घनत्व, लेकिन कुल मृदा में रंध्रों का भी आयतन है, और रंध्र है 1 नीचे में। अभी नीचे वाला कोई बढ़ेगा तो आपका टोटल घनत्व क्या हो जाएगा? कम। तो आपको याद रखना है कि रंध्र बढ़ने से स्थूल घनत्व तो घटता है, लेकिन कण घनत्व पे कोई प्रभाव, वापस याद करो, रंध्रावकाश बढ़ने से स्थूल घनत्व पे कोई प्रभाव अरे पड़ता है, कण घनत्व पे बस। स्थूल घनत्व तो क्या होगा? जब रंध्र बढ़ेंगे तो कम होगा, लेकिन रंध्र बढ़ेंगे तो कण घनत्व में कोई प्रभाव नहीं आएगा। एक सामान्य मृदा का जो स्थूल घनत्व होता है, बल्क डेंसिटी, वो कितनी होती है? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक सामान्य मृदा की जो पीडी होती है वो होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बार 66 याद, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 66 कर लो। अब आप देखो इन दोनों में क्या फर्क है? इसका दुगुना है पीडी, और पीडी की आधी है बीडी। हमेशा याद रखना, एक आदर्श मृदा का कण घनत्व स्थूल घनत्व का लगभग क्या होता है? दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। अब नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन ये आएगा कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाने से स्थूल घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रंध्रावकाश बढ़ेंगे तो स्थूल घनत्व कम हो जाएगा। तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे तो रंध्र बढ़ेंगे, और रंध्र बढ़ने से, ये लिख रखी है लाइन, उसको इंपॉर्टेंट कर दो, स्टार पॉइंट कर लो उसको। कार्बनिक पदार्थ मिलाने से मिट्टी का स्थूल घनत्व क्या होता है? कम होता है, और कार्बनिक पदार्थ मिलाने से मिट्टी का कण घनत्व भी कम होता है। समझना, रंध्रावकाश स्थूल घनत्व को क्या करते हैं? घनत्व को कम करते हैं, लेकिन कण घनत्व पे कोई प्रभाव रंध्रावकाश का नहीं पड़ता। लेकिन कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो कार्बनिक पदार्थ डालने से मिट्टी का स्थूल घनत्व भी कम होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि रंध्रावकाश बढ़ेंगे, स्थूल घनत्व भी कम होगा, लेकिन साथ साथ में कण घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मृदा कणों का भार लेते हैं, और कण में खनिज पदार्थ भी आते हैं और कार्बनिक पदार्थ भी आते हैं। कार्बनिक पदार्थ भार में क्या होते हैं? हल्के होते हैं। अब कण घनत्व है, हमने कार्बनिक पदार्थ मिलाया, तो अब मिट्टी में कण कौन से बढ़ गए? खाद वाले कण। खाद खुद क्या होता है? हल्का, तो कण घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। तो याद रखना, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से स्थूल घनत्व और कण घनत्व दोनों घटते हैं, जबकि रंध्रावकाश बढ़ाने से सिर्फ स्थूल घनत्व घटता है, कण घनत्व नहीं घटता। एज इट इज लिख लीजिएगा।